नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम वर्सेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तो आज आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन के वाले एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं, जैसे किसी भी बोर्ड की बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 5th क्लास का बोर्ड है, 8th का बोर्ड है, या नॉर्मली 10th 12th या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी मान लीजिए अगर बोर्ड का एग्जाम है, और मान लीजिए मैं थोड़ा पढ़ने में इतना अच्छा बच्चा नहीं हूं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, और हर बार मैं किसी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं ला पाता, तो जिसके कारण से मेरे मम्मी पापा को समाज में और लोगों से ये बातें सुनने को मिलती हैं कि जी आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो मान लीजिए इस बार मैं किसी बोर्ड के पेपर में हूँ, 10th में या 12th में, और इस बार मेरे पापा या मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा इस बार अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आएंगे तो जो आप बोलेंगे मैं आपको वो दिलाऊंगा या वो दिलाऊंगी। तो मैंने कहा जैसे कि, तो उन्होंने कहा जैसे अगर आपको कोई बाइक पसंद है तो जो बाइक आप बोलें आपको वो बाइक दिलाई जाएगी, या जो कंपनी का मोबाइल आपको पसंद है तो आपको वो मोबाइल दिलाया जाएगा अगर आप इस बार बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। तो मैंने पूछा कितने अच्छे, तो उन्होंने बोला जैसे नॉर्मली मेरिट बोलते हैं कि इस बार बेटा आपने मेरिट लेके आनी है, तो नॉर्मली 80% को मेरिट बोला जाता है। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ कमिटमेंट किया कि बेटा इस बार अगर बोर्ड में आपके 80% प्लस मार्क्स आते हैं, मतलब 80% मार्क्स आते हैं, तो इस बार आपको बाइक या मोबाइल जो भी आप बोलेंगे वो आपको दिलाया जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी, और जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने फाइनली पूरे 80% मार्क्स ले लिए, कि मान लीजिए 500 में से मेरे 10th में 80% यानी कि 400 मार्क्स आ गए। तो मेरा बोर्ड एग्जाम क्लियर हो गया, तो मैं खुश हो गया, मेरे मम्मी पापा खुश हो गए, और उन्होंने बोला था कि बाइक या मोबाइल दिलाएंगे, तो जो मैंने बोला तो मुझे मेरी पसंद की बाइक उन्होंने मुझे दिलवा दी। तो ये था मेरा बोर्ड एग्जाम। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या है, एक टारगेट था मेरे मम्मी पापा ने जो मुझे दिया कि बेटा आपने 80% मार्क्स लेने हैं, और मैंने मेरा टारगेट 80% का था, मैंने 80% अचीव किया, तो मैं खुश, मेरे मम्मी पापा खुश, और उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया, मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया, तो मुझे बाइक मिल गई। ठीक है जी, ये होता है बोर्ड एग्जाम। पर उसमें मेरे 80% आ गए, मेरा टारगेट था। अब मेरे किसी दूसरे फ्रेंड के मान लो 33% आ रहे हैं, वो पॉइंट भी पास हो रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे किसी और दोस्त के 90% आ रहे हैं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। किसी ने गोल्ड मेडल लिया बोर्ड एग्जाम में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी टॉप किया, स्कूल टॉप किया, कुछ भी किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ था 80% लाने का, और वो मैंने अचीव कर लिया, और मुझे मेरा प्राइज जो मिलना था वो मिल गया। पर अब बोर्ड एग्जाम की बात खत्म हो गई, अब मान लीजिए हमारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम बात कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, जो हम नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे मान लीजिए बात करें कि ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्जाम है, और पूरे भारत में मान लीजिए कट कटा के फाइनल आपकी कैटेगरी में टोटल 10 पोस्ट निकली हैं, कि 10 वैकेंसी हैं पूरे भारत के अंदर। अब मान लीजिए पूरे भारत से 10 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो अब उसमें से उन्होंने कितने फाइनल रखने हैं जी, 10 लोगों को नौकरी मिलनी है। अब मान लीजिए इंटरव्यू भी है, तो उन्होंने बोला कि रिटन टेस्ट में हम 10 वैकेंसी है तो उसके 3 गुना यानी 30 लोगों को हम रिटन टेस्ट में पास करेंगे। तो 10 लाख बच्चे एग्जाम देने गए, मैं भी एग्जाम देने गया। ठीक है जी। अब मान लीजिए इसमें भी मेरे दिमाग में वही बोर्ड वाली बात थी कि 80% लेने हैं, तो 200 मार्क्स का मेरा कंप्लीट एग्जाम हुआ, और 200 का 80% यानी कि मैंने 160 नंबर ले लिए, 160 मार्क्स मैंने ले लिए। तो अब मैं क्या सोच रहा हूं कि जैसे 80% में मेरे मम्मी पापा ने मुझे बाइक दिलवा दी, तो वैसे ही 80% में मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने 160 मार्क्स ले लिए आउट ऑफ 200। पर अब उन्होंने क्या किया, 10 वैकेंसी थी, 10 का 3 गुना, उन्होंने 30 बच्चे इंटरव्यू बुलाए। अब मान लीजिए मैं 160 मार्क्स में मैं उस टॉप 30 में आ गया। अब 10 लाख में से उन्होंने लाखों में बच्चे फेल कर दिए पेपर के अंदर ही, पर मैं पास हूं, मैं टॉप 30 में आ गया हूं। अब मैं इंटरव्यू के लिए चला गया। फिर इंटरव्यू में उन्होंने 30 में से फिर आगे 20 को फेल, 30 में से उन्होंने फिर 10 को फेल कर दिया और 20 को पास किया। अब मान लीजिए मेरा इंटरव्यू भी पास हो गया, मैं टॉप 20 में भी आ गया। पर देखिए वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी सिर्फ 10 है, तो सिर्फ पहले 10 को ही नौकरी मिलेगी ऑल इंडिया लेवल पर। और 11 से लेकर के जो 20 इंटरव्यू में पास तो हो गए हैं, उनका मतलब पेपर भी पास है और उनका इंटरव्यू भी पास है, पर उनको एक वेटिंग लिस्ट में रखा गया है कि अगर पहले 10 बच्चों में से अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो 11 से 20 में बुलाया जाएगा। अब देखिए अगर आप कोई भी वैकेंसी भरते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब भी आप कोई वैकेंसी भरते हैं तो वहां पे एक पीडीएफ फाइल आती है नोटिफिकेशन में, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहां पे मोड ऑफ सिलेक्शन पे जाइए। तो मोड ऑफ सिलेक्शन पर एक लाइन लिखी होती है, वो लाइन लिखी होती है, द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि भैया हमें कुछ नहीं पता, हम तो पेपर ले रहे हैं, और उस पेपर में जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेगा हम सबसे पहले उसको नौकरी देंगे और उससे नीचे को आएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि 200 में से मेरे 160 नंबर थे, मेरा पेपर पास था, मेरा इंटरव्यू पास हो गया। अब बात करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 200 में से 200 किसी बच्चे ने टॉप कर लिया। मान लीजिए 200 में से बच्चे बहुत पढ़ते हैं,
ठीक है, किसी ने 200 में से 200 नंबर ले लिए तो पहली नौकरी 10 में से उसको मिल गई। ठीक है, फिर मान लीजिए नेक्स्ट 109 199 वाला है, दूसरी नौकरी उसको मिल गई। फिर 198 वाले को तीसरी नौकरी मिल गई। तो ऐसे करते करते डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। मान लीजिए एक एक मार्क्स कम है, तो 200 वाले को पहली नौकरी मिली और 191 वाले में उनको 10वां बंदा मिल गया, 10th कैंडिडेट मिल गया जिसको रखना था। ठीक है जी, तो 191 में 10वां बच्चा मिल गया जिसको सरकारी नौकरी मिलनी थी। अब 190 मार्क्स जिसके हैं वो भी बेचारा वेटिंग में है। उसको बोला गया है कि आप 1 साल वेट कीजिए, अगर पहले 10 में से कोई नौकरी छोड़ेगा तब आपको बुलाया जाएगा। और पहले 10 में से कोई नौकरी क्यों छोड़ेगा? वो या तो उसको उससे अच्छी मिल रही है, मान लीजिए क्लर्क की पोस्ट थी, वो आगे ऑफिसर बन रहा है तो वो छोड़ेगा, अदरवाइज कोई नहीं छोड़ेगा। तो अगर उन 10 में से किसी ने नहीं छोड़ा तो 190 वाले को भी कोई गारंटी नहीं है कि वेटिंग में से बुला करके उसको नौकरी दी जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे मार्क्स तो 80% थे 160, तो जब 190 वाले को भी नहीं मिल रही है तो मेरे को कहां से मिलेगी? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रियलिटी क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं तैयारी कर रहा हूं, देखिए आजकल के एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता, तो मैं यही बता रहा हूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने हैं तो फिर हम लोग पहले से ही पूछते हैं कि मिनिमम कट ऑफ क्या जाएगी। आपने मिनिमम कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है, आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं तो आप पूरे करेंगे, अदरवाइज बहुत अच्छे मार्क्स करेंगे। तो जितने ज्यादा आप अच्छे मार्क्स लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उतना आपका फाइनल सिलेक्शन का चांस रहेगा। अदरवाइज आपका पेपर पास हो जाएगा, इंटरव्यू पास हो जाएगा, पर वेटिंग में आके भी कंफर्मेशन नहीं होगा। तो इसीलिए अगर मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि अगर मान लीजिए 10 वैकेंसी है तो मेरा टारगेट होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया कि मुझे टॉप 10 में ही आना है। अगर मैं 11वें नंबर पे भी आता हूं तो वेटिंग में आके कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है उसकी, तो मुझे 10 में ही आना है। तो मुझे तैयारी इस लेवल से करनी है कि अगर 10 वैकेंसी है तो मैं 10 के लिए तैयारी करूं और मैं 10 में अपनी एक जॉब ले जाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रियलिटी पता लगी होगी। तो आज से आप मन लगा कर तैयारी करेंगे और अच्छे से सिलेक्शन लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम। थैंक यू।